हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैट बाय एलपीटी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल दी कैट क्वेश्चंस फ्रॉम 2017 टिल 2024 फ्रॉम द टॉपिक ऑफ परसेंटेज। कैट में 17 से लेकर 24 तक जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज फ्रॉम 2017 स्लॉट 2। क्या है क्वेश्चन? In a village, the production of food grains increased by 40% and the per capita production of food grains increased by 20%, 27% during a certain period. The percentage by which the population of the village increased during the same period is what? तो सबसे पहले तो देखो what is this per capita production? Per capita production जो है PPC शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूं मैं। PPC क्या होता है? PPC होता है टोटल प्रोडक्शन PD डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन पीटी बोल देते हैं। ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ कंट्री में डिवाइडेड बाय जितने पॉपुलेशन है इसको हम बोलते हैं पर कैपिटा प्रोडक्शन। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन। किसी भी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं पर कैपिटा कंजम्पशन, पर कैपिटा प्रोडक्शन, जो भी बात करते हैं इसका ये मतलब होता है कंजम्पशन पर पर्सन, प्रोडक्शन पर पर्सन। तो पर पर्सन प्रोडक्शन कैसे मिलेगा? टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री। ठीक है, तो लेट्स से किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, ईयर एक्स बोल दो आप इसको, ईयर एक्स में जो टोटल पॉपुलेशन है इसको हम मान लेते हैं P, और जो प्रोडक्शन है इस साल का जो प्रोडक्शन है वो हम मान लेते हैं लेट्स से है कुछ D। ठीक है, देयरफॉर पर कैपिटा पर कैपिटा PCP होना चाहिए था, ये मैंने गलती से, चलो कोई बात नहीं, इसको PCP कर लेना, PCP। तो पर कैपिटा प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन D बाय P। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट ईयर मतलब ईयर X+1 में हो क्या रहा है? दी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज बाय 40%। तो प्रोडक्शन जो है वो 40% बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 1.4 टाइम्स ऑफ D। ठीक है, दी पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज बाय 27%। तो ये जो पहले D अपॉन P था ये अब 27% बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.27 टाइम्स ऑफ D अपॉन P। ठीक है, आपसे पूछा है पॉपुलेशन में कितना परसेंट इंक्रीज है, तो भाई हमें नई पॉपुलेशन पता नहीं है, उसको मान लेते हैं हम P डैश, नई पॉपुलेशन को P डैश मान लेते हैं। तो आपको चाहिए क्या कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन? तो परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन कैसे आएगा? न्यू पॉपुलेशन अपॉन ओल्ड पॉपुलेशन -1 इंटू 100%। ये अगर निकाल लिया आपने P डैश अपॉन P तो आपके पास परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन आ जाएगा। तो अब हमारा जो फोकस है वो क्या है? P डैश अपॉन P निकालना है। चलो कैसे निकलेगा समझो। यहाँ पर ये जो नया साल है, नए साल में पर कैपिटा प्रोडक्शन क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। देयरफॉर द न्यू पर कैपिटा प्रोडक्शन विच इज 1.27 टाइम्स ऑफ D अपॉन P is the new production which is 1.4 D divided by the new population P dash। तो यहां से हमारे पास देखो क्या आएगा? D gets cancelled out, P dash ऊपर आएगा, नीचे आएगा P which is equal to 1.4 divided by 1.27। तो ये हो जाएगा अपने पास 140 अपॉन 127। फाइन, यहां से अब हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ले आओ परसेंटेज चेंज, ले आओ परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन इज P डैश अपॉन P विच इज 140 अपॉन 127 -1 इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 13 बाय 127 इंटू 100, तो 1300 कर लो उसको, 1300 अपॉन 127। तो ये जाएगा पहले 1 टाइम्स 127 बचा 3, 30 तो जाएगा नहीं, तो इसको कर लो आप ऑलमोस्ट 10 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा? 300 बाय 127 इज ऑलमोस्ट 8 टाइम्स, तो 10.8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.8% हो जाएगा। तो 10.8% के आसपास
सॉरी 10.8 ही होगा ना ये, हाँ। तो परसेंटेज चेंज, द नियरेस्ट परसेंटेज चेंज हियर इज ऑप्शन सी. So the percentage change in population here comes out to be option C, 10%. Okay? अच्छा, यहाँ एक छोटी सी ये 10.8 नहीं 300 by 127 है ना, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जाएगा, पता नहीं 8 क्यों कर दिया मैंने, हो जाएगा 2 टाइम्स 10.2%. 10.2% हो जाएगा, ऑप्शन सी ही रहेगा, बस वो थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई. चलो, तो ये हो गया हमारा 2017 स्लॉट 2. चलो, स्लॉट 2 में ही एक और क्वेश्चन आया था. Out of the shirts produced in a factory, 15% are defective, while 20% of the rest are sold in the domestic market. If the remaining 8,840 shirts are left for export, then the number of shirts produced in the factory is what? यार ये तो बहुत सिंपल सा है. Let's say total shirts produced is, let's say X मान लो. अब इस X में से क्या हो रहा है, 15% तो डिफेक्टिव है, ठीक है. और एक काम करो, x ना मान के इसको 100x मान लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहेगी. इस 100x में से 15% तो जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है. तो कितनी हो गई, 15% ऑफ 100x हो जाएगा 15x, ये हो गई डिफेक्टिव. तो रिमेनिंग कितना हुई, अब रिमेनिंग विल बी 100x में से 15x हटा दो, 85x, ठीक है, इतनी बची. अब ये जो बची है इसमें से क्या हो रहा है, 20% डोमेस्टिक मार्केट में बेच दी हमने, 20% डोमेस्टिक में बेच दी, ठीक है. तो 20% बोले तो 1/5, 85 का 1/5 कितना होगा, 17. तो ये हो गया 17x, हमने डोमेस्टिक में बेच दी. तो बाकी के कितने बची, 85x में से 17x माइनस कर दो, 68x आ जाएगा. ये जो है 68x शर्ट्स, ये क्या करी हमने, एक्सपोर्ट कर दी है, इनको हमने कर दिया एक्सपोर्ट. तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने कितनी एक्सपोर्ट की है टोटल, 8,840. तो 68x जो है ना वो 8,840 के बराबर है. तो बस अब यहाँ से 68x इज 8840 आ गया. तो x की वैल्यू आएगी 8840 अपॉन 68. और हमें निकालना क्या था, द नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री. हमें तो 100x की वैल्यू चाहिए थी. तो x अगर ये है तो 100x हो जाएगा दिस होल थिंग इंटू 100. तो 8840 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 68. चलो, ये तो 4 से जाएगा 221,000 टाइम्स, ये 4 से जाएगा 17 टाइम्स, फिर 17 1 ज़ा 17, ये जाएगा 17 1 ज़ा 17, बचेगा 51, 17 3 ज़ा 51 और ये 000 बचा. तो 100x की वैल्यू क्या आ रही है, ऑप्शन बी 13,000 100x की वैल्यू आ रही है. सो द टोटल शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री इन दिस पर्टिकुलर ईयर, या जो भी टाइम फ्रेम दिया हुआ है, इज 13,000. आगे बढ़ते हैं. 17 के स्लॉट 1 का ये क्वेश्चन है. द नंबर ऑफ गर्ल्स अपियरिंग फॉर एन एडमिशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज. 30% of the girls and 45% of the boys get admission. The percentage of candidates who do not get admission is what? तो हम सबसे पहले तो देखो, गर्ल्स और बॉयज़ हमें पता है, इसमें से कुछ तो टोटल होंगे, टोटल में से कुछ को एडमिशन मिला है, कुछ को एडमिशन नहीं मिला है. चलो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. द नंबर ऑफ गर्ल्स अपियरिंग इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज़. चलो एक काम करो, तो नंबर ऑफ बॉयज़ में मान लेता हूँ 100, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे. आप चाहते तो x लेके भी कर सकते थे, बट मैंने कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए 100 मान लिया. अब 30% ऑफ द गर्ल्स एंड 45% ऑफ द बॉयज गेट एडमिशन. 30% का एडमिशन हो गया तो 200 का 30% हो जाएगा 60, और यहाँ 45% बॉयज का एडमिशन हो गया, यानी 100 का 45% इज 45. आपको निकालना है कितने परसेंट लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है स्कूल में, या जो भी है, स्कूल है क्या है, जो भी है पता नहीं. तो 200 में थे 60 गर्ल्स का एडमिशन हो गया, तो कितने का नहीं हुआ, 140 का. और 100 में से 45 बॉयज़ का हो गया, तो कितने का नहीं हुआ, 55 का. तो टोटल लोग जो है जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, दैट इज़ 140 प्लस 55, 195. और टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने हमारे पास, टोटल हैं 300 हमारे पास. देयरफॉर द स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, देयरफॉर नॉट एडमिशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कितना परसेंट है, परसेंटेज ऑफ नॉट एडमिशन इज 195 का एडमिशन हुआ नहीं है आउट ऑफ 300 इंटू 100%. तो 00 से ये कैंसिल आउट होगा.
195 अपॉन 3 हो जाएगा कितना, 65%। तो यहां आपका ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये तो काफी रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रवि इन्वेस्ट 50,000 of his monthly savings in fixed deposits, 30% of the rest of his savings is invested in stocks, and the rest goes into Ravi's savings bank. If the total amount deposited by him in the bank is 59,500, then Ravi's total monthly savings is what? तो हमसे पूछा है what is his monthly savings. So let's say his monthly savings is S rupees. अब S रुपीज में से 50% जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में जाएगा, तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में हो जाएगा 50% ऑफ S, दैट इज 0.5 S। ठीक है, फिर उसके बाद 30% ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज सेविंग्स इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स। अच्छा 30% ऑफ द रिमेनिंग बोला है, ठीक है, तो रिमेनिंग सेविंग्स क्या होगा, S तो था टोटल, उसमें से 0.5 S चला गया FD में, तो बचा कितना, S माइनस 0.5 S, ये रिमेनिंग हो गया। इसमें से स्टॉक्स में उसने कितना इन्वेस्ट किया, 30% इन्वेस्ट किया, सो 30% यानी 0.3 टाइम्स ऑफ 0.5 S, ये हो जाएगा 0.15 S हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक्स में इतना इन्वेस्ट कर दिया उसने, एंड द रेस्ट गोज इनटू सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में बाकी कितना जाएगा, अब समझो 0.5 S में से इतना तो स्टॉक्स में डाल दिया, तो बचेगी कितनी, 0.5 S माइनस 0.15 S, इतना सेविंग्स उसकी बच जाएगी जो उसने सेविंग्स बैंक अकाउंट में डाल दिया। कितना आएगा ये, 0.5 में से 0.15 गया, 0.35 S। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि जो टोटल अमाउंट उसने बैंक में डाला है ना, द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम इन द बैंक इज दिस मच। तो बैंक में कितना डाला, एक तो फिक्स डिपॉजिट डाला है बैंक में, ठीक है, और उसके बाद और क्या डाला, वो बोला सेविंग्स अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट्स मिला के। तो सेविंग्स अकाउंट ये है, बैंक में जो डाला है, एक तो फिक्स डिपॉजिट डाला है और एक सेविंग्स अकाउंट जो है, तो ये टोटल जो डाला है दैट इज 59,500। देयरफॉर 0.5 S प्लस 0.35 S इज इक्वल टू कितना है, 59,500। तो ये आ जाएगा 0.85 इज इक्वल टू 59,500। तो S की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 59,500 डिवाइडेड बाय 0.85, 100 से ऊपर नीचे करो मल्टीप्लाई, ये 00 हुआ, ये हुआ 85, ये जाएगा 5 से 17 टाइम्स, ये जाएगा 5 से 119,000 टाइम्स, 119 गोज बाय 7 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, 7 4 बार 0, कितना हो गया, S का वैल्यू 70,000। द वैल्यू ऑफ S कम्स आउट टू बी 70,000, मतलब उसका जो टोटल सेविंग्स था, मंथली सेविंग्स, वो कितना था, 70,000 था। तो यहां तुम्हारा आंसर आना चाहिए 70,000। ठीक है, चलो, तो ये हो गया कैट 17 स्लॉट 1 का क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कैट 17 स्लॉट 1। यहां क्या दिया है, अरुण्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 40% ऑफ बरुन्स। ठीक है भाई, इन अनदर फ्यू ईयर्स अरुण्स एज विल बी हाफ ऑफ बरुन्स एज, बाय व्हाट परसेंटेज विल बरुन्स एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पर्सन। ठीक है भाई, तो पहले तो हम प्रेजेंट एज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोल रखा है, अरुण्स प्रेजेंट एज इज 40% ऑफ बरुन्स एज। तो मैं बरुण की जो प्रेजेंट एज है उसको मैं 10x मान लेता हूं, 40% करना है तो 10x का 40% करना आसानी से हो जाएगा, इसलिए तो अरुण की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, इसका 40% यानी कि 4x। अब आगे बोला है इन अनदर फ्यू ईयर्स, कब पता नहीं, बट फ्यूचर में कभी तो भी अरुण की जो एज है ना, अरुण की एज विल बी हाफ ऑफ बरुन्स एज, या फिर वरुण की एज विल बी ट्वाइस ऑफ अरुण्स एज, ये हो जाएगा। वरुण ऑब्वियसली बड़ा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वरुण की एज अरुण का डबल हो जाएगी, ऐसा बोला हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले मैं थोड़ा सा डायरेक्ट वाला तरीका बताता हूं। क्या समझो, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 6x का। ठीक है, इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो है 6x का।
अब हमें ये पता है दो लोगों की एज में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, दो लोगों की एज में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो अगर वरुण अरुण का डबल है, अरुण का डबल है, तो वरुण और अरुण की एज का डिफरेंस क्या है, 6x है। तो वरुण अरुण का डबल है तो 2a माइनस ए शुड बी 6x। यहाँ से a की वैल्यू कितना आ रही है, 6x आ रही है। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अरुण की एज क्या होगी, 6x होगी। तो अभी 4x है, फ्यूचर में इसकी एज क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी। तो कितने साल बाद हुई, 2x ईयर्स के बाद। 4x में 2x ऐड करोगे तो अरुण की एज 6x हो जाएगी। तो वरुण की एज क्या होगी यहाँ पर, 12x हो जाएगी, इसका डबल। तो हमें निकालना था वरुण की एज कितना परसेंट इंक्रीज हुई है। तो वेरी सिंपल, 10 का 12 हो गई, x तो खैर छोड़ ही दो, 10 का 12 हो गई तो कितना परसेंट इंक्रीज हुई है, 20%। 2x इंक्रीज हुआ ऑन अ बेस ऑफ 10x, तो 20% का इंक्रीज है। तो आंसर हियर विल बी 20%। ठीक है, एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का। फिर एक दूसरा तरीका और है कि भाई ये नहीं स्ट्राइक किया कि डिफरेंस ऐसा ले लो, तो फिर क्या करेंगे सर, चलो देख लेते हैं फिर क्या करेंगे। अगर डिफरेंस नहीं स्ट्राइक करता है तो फिर क्या करना, फिर आप ये अज्यूम कर लेना कि कुछ t ईयर्स के बाद के बारे में हम बात कर रहे हैं, आफ्टर t ईयर्स। तो आफ्टर t ईयर्स अरुण's एज विल बी 4x प्लस t एंड वरुण's एज विल बी 10x प्लस t। ठीक है, एंड अरुण's एज इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ वरुण's एज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 इंटू 4 8x प्लस 2t इज इक्वल टू 10x प्लस t। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो कितने साल के बाद के बारे में बात कर रहे हैं हम, 2x ईयर्स के बाद के बारे में बात कर रहे हैं। तो वरुण की एज जो है वो 2x ईयर्स इंक्रीज होगी, तो वरुण की एज क्या हो जाएगी, 12x हो जाएगी फ्यूचर में। तो वही आ गया कि 10x से 12x हो गई, तो परसेंटेज चेंज कितना है, 2x का इंक्रीज है ऑन अ बेस ऑफ 10x इंटू 100%। तो कितना आ जाएगा ये, 20%। द एज ऑफ वरुण एंड अरुण इंक्रीज बाय, सॉरी नॉट अरुण, द एज ऑफ वरुण इंक्रीजेस बाय 20%। ठीक है, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं अभी। चलो हो गया ये हमारा 17 की कहानी खत्म। अब आते हैं कैट 18 के क्वेश्चंस पे। तो इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज n while the passing marks is 45% of n। ठीक है, a candidate obtains 36 marks but falls short of the passing marks by 68%, which of the following is then correct। तो यहां पर देखो मैक्सिमम मार्क्स जो है, मैक्सिमम मार्क्स आपको n दिया हुआ है, पासिंग मार्क्स जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, 45% ऑफ n, यानी कि 0.45 टाइम्स ऑफ n। अब जो कैंडिडेट है ए, लेट्स से कैंडिडेट, इसके मार्क्स कितने आए हैं, 36 नंबर आए हैं, ही गेट्स 36 मार्क्स। बट ये जो 36 मार्क्स है ना, ये पासिंग मार्क्स से कम है। कितना कम है, 68% कम है। तो पासिंग मार्क्स को 68% कम कर दो तो वो आ जाएगा 36। सो 36 इज पासिंग मार्क्स को 68% कम करो तो 1 माइनस 0.68, 0.45n को 68% कम करोगे तो ये हो जाएगा 0.5n इंटू 1 माइनस 0.68। तो ये हो गया 36 इज 0.45n इंटू दिस इज 0.32। 100 और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो 36 इंटू 100 इंटू 100, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा 45 इंटू n, ये मल्टीप्लाई होगा 32 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले 9 से डिवाइड करो, ये 9 से जाएगा 4 टाइम्स, ये 9 से जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, फिर ये 4 से जाएगा 1 टाइम्स, ये जाएगा 8 टाइम्स। तो ये हमारे पास हो गया 1 0 0 0 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 8 इज 40 इंटू n। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी, एक 10 का फैक्टर कैंसिल्स आउट, 1000 बाई 4, 1000 बाई 4 कितना होता है, 250। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, 250 आ रहा है। तो पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑल्दो हमारा एक सॉलिड सिंगल आंसर आ जरूर रहा है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस में रेंज है, तो हम देख लेते हैं कि भाई 250 जो है वो किस रेंज में लाई करती है। तो चलो, ये बोल रहा है लेस देन 200, 250 तो यहाँ लाई ही नहीं करता। 201 से लेके 242 तक, भाई यहाँ पे भी 250 लाई नहीं करता, हटाओ इसे।
253 से लेके 252, यस, आवर आंसर 250 लाइज इन दिस रेंज, हेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये तो 250 से ज़्यादा हो गया, इसको तो हटा ही दो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कैट 19 स्लॉट 2 का है ये क्वेश्चन। तो अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से। ये दिया हुआ है द सैलरी ऑफ रमेश, गणेश, राजेश वर इन दिस रेशियो इन 2010। सो 2010 में रमेश, गणेश और राजेश इनकी सैलरीज के बारे में बात की है। क्या बात की है? ये बताया है कि भाई इनकी सैलरी जो है ना 657 के रेशियो में है। तो इनकी सैलरीज को हम मान लेते हैं 6x, 5x और 7x। ये हो गई हमारी 2010 की कहानी। फिर अब नेक्स्ट ईयर बोल रहा है, नेक्स्ट ईयर इन 2050, अच्छा नॉट नेक्स्ट ईयर, 2015, सीधा 5 साल आगे चले गए। 2015 में इनकी सैलरीज का जो रेशियो है वो है 3:4:3। तो इसकी सैलरी 3y, 4y और 3y मान लेते हैं। कॉमन फैक्टर अलग अलग होना चाहिए, ये मत मान लेना कि सेम है, गड़बड़ हो जाएगी। मुझे नहीं पता ना कॉमन फैक्टर सेम है या अलग है, तो हम अलग अलग अज्यूम कर लेंगे। अब फिर इसमें आगे बोला है कि रमेश की सैलरी जो है ना वो 25% बढ़ रही है। रमेश की सैलरी 25% बढ़ रही है, तो आपको ये बताना है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश सैलरी। राजेश की सैलरी कितना परसेंट बढ़ेगी? चलो भाई ठीक है, तो समझो यहां पर 6x को 25% बढ़ाओगे तो 25% यानी 1/4। 6x का 1/4 कितना आएगा? 6 का 1/4 होता है 1.5, तो 1.5x बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 7.5x। ठीक है, अब 3y अगर 7.5x है तो यहां पर भी तो ये 3y ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 7.5x। तो अब आपको ये निकालना था कि राजेश की सैलरी जो 7x थी पहले और अब हो गई 7.5x, कितना परसेंट इंक्रीज हुई है? तो बहुत सिंपल है, 7x का 7.5 हुआ तो इंक्रीज इज ऑफ 0.5x ऑन अ बेस ऑफ हाउ मच? 7x। तो ये हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीज, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, x कैंसल्स आउट, 0.5 इंटू 100 हो जाएगा 50, 50/7, 50/7 बोले तो 7/7%। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश सैलरी इज क्लोजेस्ट टू, पूछा है ना, सो इट इज क्लोजेस्ट टू 7% यहां पर। ठीक है ना, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फ्रॉम कैट 19 स्लॉट 2। इन एन एग्जाम द स्कोर ऑफ ए वॉज 10% लेस देन दैट ऑफ बी। बहुत अच्छे। B score was 25% more than that of C and C score was 20% less than that of D. So if A scored 72, then what is the score of D? तो A का तो हमें दे ही दिया, A का स्कोर क्या है? 72 है। Now A का स्कोर जो है वो क्या था? 10% less than that of B. तो A का स्कोर जो 72 है ना, वो 10% कम था B से, यानी it was only 90% of B स्कोर। तो यहाँ से B की वैल्यू आएगी 72/0.9। कितना आ जाएगी ये आ जाएगी अपने पास 80। 720/9 इज 80। तो ये बी का स्कोर आ गया। हमें जाना कहाँ तक है? किसकी वैल्यू निकालनी है? डी का स्कोर निकालना है। चलो, तो बी का तो निकल गया। अब बी का जो स्कोर था वो 25% ज़्यादा था सी से, तो बी का स्कोर जो 80 है दैट इज 25% मोर, यानी 1 + 1/4 टाइम्स ऑफ सीज स्कोर। तो यहाँ से सी का स्कोर क्या आ जाएगा? 1 + 1/4 होगा 5/4, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और 5 डिवाइड होगा। 80/5 हो जाएगा 16, 16 × 4 हो गया 64। 16 × 4 becomes 64. So the value of C comes out to be 64. ठीक है बेटा, अब C का तो आ गया, C का स्कोर कितना था? 64 था। अब C और D के स्कोर का भी रिलेशन दिया हुआ है क्या? The score of C was 20% less than that of D. तो C score which is 64 is 20% less. That means it is only 80%, यानी 0.8 times of D score. तो D का स्कोर कितना आएगा? 64/0.8। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 640/8, 640/8, 8 × 64, तो D का स्कोर कितना आ गया? D का स्कोर आ गया 80। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 80। द स्कोर ऑफ D was 80। सिंपल सा सवाल था, इसमें ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 स्लॉट 2 का। इन 2010 अ लाइब्रेरी कंटेन्ड अ टोटल ऑफ 11,500 बुक्स। 2010 में टोटल बुक्स कितनी थी? 11,500। ठीक है भाई, अरे ये तो बड़ा अजीब है। ठीक है, 11,500। फिर इसमें दो टाइप की बुक्स थी, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन ये मिलाकर 11,500 था 2010 में। इन 2015 व्हाट हैपेंस इज द लाइब्रेरी नाउ कंटेन्स टोटल ऑफ 12,760 बुक्स। तो 12,760 टोटल ये बुक्स हो गई 2015 में, बढ़ गई बुक्स। ठीक है, नाउ देयर वाज अ 10% इंक्रीज इन द फिक्शनल बुक्स। फिक्शनल बुक्स जो हैं उनमें 10% का इंक्रीज आया, और जो नॉन फिक्शनल बुक्स हैं, नॉन फिक्शन बुक्स हैं, उनमें 12% का इंक्रीज आया। तो अब आपको ये निकालना है कि हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वर देयर। ये वाली जो है ना फिक्शन बुक्स, ये कितनी बुक्स थी। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो सिंपल सा तरीका है, इसको आप मान लो x, तो ये हो जाएगा 11,500 माइनस x। ठीक है, फिर अब एक काम करो आप, एक काम करो यार, ये भी मत करो, कैलकुलेशन आसान अगर करनी है ना तो इसको x मानते हैं, ऑलरेडी पूछा वो है। अभी होगा क्या यहाँ पर, मैं इसको 12% बढ़ाऊंगा तो इसका 12% निकालने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। छोड़ दो, वो छोड़ो, क्या करो, इसको x मान लो और इसको मान लो 11,500 माइनस x। भाई जब x आएगा इसमें से माइनस कर देंगे ना, वो ज़्यादा आसान है, 12% बढ़ाना मुश्किल है। अब ये x को 12% बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 1.12x, और इसको 10% बढ़ाओगे तो क्या होगा, x माइनस x इंटू 1.1 हो जाएगा माइनस 1.1x, और इसमें 10% इसका ऐड कर दो तो हो जाएगा 1150, तो 12650, 12650। ठीक है, इतनी हो जाएंगी फिक्शन और इतनी हो जाएंगी नॉन फिक्शन बुक्स, और इनका जो टोटल है वो क्या होगा, 12,760 हो जाएगा। सो 12,760 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 12,650 तो एज इट इज आएगा। 1.12x में से 1.1x माइनस होगा तो ये बचेगा प्लस 0.02x, ये बच जाएगा। तो 12,760 में से 12,650 माइनस कर दो, 50, 60, 110 आ गया, विच इज इक्वल टू 0.02x। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 110 अपॉन 0.02। तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 होगा, 11,000 बाई 2 हो जाएगा 5,500। x की वैल्यू आ गई 5,500। लेकिन अब एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें सिर्फ x नहीं निकालना था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी कि फिक्शनल बुक्स कितनी थी 2015 में। अच्छा, वो भी 15 में निकालनी थी, 15 में फिक्शनल बुक्स कितनी थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12,650 में से माइनस कर देंगे 1.1 टाइम्स ऑफ दिस। तो इसका 1.1 टाइम्स मतलब 10% बढ़ाना है, इसका 550 ऐड कर दो, 6050 माइनस करना है, 6050 इसमें से माइनस करेंगे, 50 माइनस 50 0, 126 माइनस 60 इज 66। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6600। ऑप्शन ए हियर इज द फाइनल आंसर। कितनी बुक्स थी हमारी फिक्शनल बुक्स इन 2015? 6600 थी। ओके, और इसी में ही एक दूसरा तरीका है, चलो वो वाला तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में हम एलिगेशन का यूज करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमारे पास फिक्शनल और नॉन फिक्शनल बुक्स हैं। फिक्शनल बुक्स कुछ होंगी पता नहीं x, तो नॉन फिक्शनल बुक्स कितनी होंगी, 11,500। ये तो शुरुआत में थी। ये जो है फिक्शनल बुक्स वो 10% का इंक्रीज है, और नॉन फिक्शनल बुक्स में 12% का इंक्रीज है, सच दैट देयर इज एन ओवरऑल इंक्रीज ऑफ बुक्स फ्रॉम 11,500 टू 12,760। तो ये इंक्रीज कितना है, 500, 1000, 1,260, 1,260 का इंक्रीज है ऑन अ बेस ऑफ 11,500 इंटू 100%। तो ये कैंसल्स आउट, 5 से ये जाएगा 23 टाइम्स, ये जाएगा 5 से 252 टाइम्स, सो दिस बिकम्स 252 बाय 23। ये तो अब प्रॉपर इंटीजर आएगा नहीं, तो थोड़ा सा गड़बड़ होगी।
तो बेसिकली एलिगेशन में ये ओवरऑल इंक्रीज आ गया 252/23% का। अब याद हो अगर आपको एलिगेशन में से बड़े में से छोटा सबट्रैक्ट करते हैं, फिर दिस थिंग अपॉन दिस थिंग इज ये डिफरेंस अपॉन ये डिफरेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो तरीका करने से कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि ये जो नंबर है ना ईजी नहीं है, इसमें कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाना है वैसे ही, तो वो पुराना जो अपन ने पहले तरीका किया वही सफिशिएंट था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज़। ठीक है, देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन द बॉयज़। If 68% of the students including 30 boys pass an exam, the percentage of the girls who do not pass is what? ठीक है भाई, चलो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स जो हैं हम मान लेते हैं 100x है, इसमें से 60% गर्ल्स हैं, तो ये 60x गर्ल्स हो गए, तो बाकी बचे कितने 40x क्या हो गए बॉयज़, ये हैं गर्ल्स और ये हो गए बॉयज़। अब देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज़ ये बोला हुआ है, तो गर्ल्स माइनस बॉयज़ इज इक्वल टू 30, ये अपने को बोल दिया भाई। तो 60x माइनस 40x कितना हो गया, ये 20x हो गया, तो 20x की वैल्यू कितना आ गई 30 आ गई, तो x की वैल्यू आएगी 3/2 यानी कि 1.5। मतलब टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में 100 इंटू 1.5 बोले तो 150 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ठीक है, चलो फाइन। अब इसके बाद क्या बोला हुआ है, if 68% of the students including 30 boys passed the exam, तो टोटल जो पास हुए हैं, टोटल जो पास हुए हैं वो क्या है 68% ऑफ 150। ठीक है ना, तो 150 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 50 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 68/2 इज 34, 34 इंटू 3 हो जाएगा 102। टोटल कितने बच्चे पास हुए 102 बच्चे पास हुए हैं टोटल। ये जो 102 पास हुए हैं, अब इसमें कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ कितने हैं यहाँ पर 30 बॉयज़ हैं, कुछ ऐसी गर्ल्स होंगी जो पास हुई होंगी। देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स हु हैव पास्ड इज 102 माइनस 30, बोले तो कितना आएगा 72। तो कितनी लड़कियां पास हुई हैं 72 लड़कियां पास हुई हैं। अब आगे क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास, तो लड़कियां थी कितनी टोटल 60 इंटू x जो कि है 1.5, तो ये आ जाएगा 90। 90 में से 72 72 गर्ल्स पास हो गई हैं, देयरफॉर गर्ल्स हु डिड नॉट पास, इसका जो परसेंटेज है वो आएगा जो फेल हो गई, यानी जो पास नहीं हुई 90 माइनस 72, 18 पास नहीं हुई हैं आउट ऑफ 90 इंटू 100%। 10 का फैक्टर ये कैंसिल्स आउट, 18/9 इज 2, 2 इंटू 10 इज 20%। तो कितने परसेंट गर्ल्स हैं जो पास नहीं हुई हैं 20% गर्ल्स हैं जो पास नहीं हुई हैं। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है, ऑन सेलिंग अ पेन एट 5% लॉस एंड अ बुक एट 15% गेन, करीम गेन्स ₹7। इफ ही सेल्स द पेन एट 5% गेन एंड द बुक एट 10% गेन, ही गेन्स ₹13। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इन रुपीज। चलो ठीक है, देखो एक काम करो, कॉस्ट प्राइस पर पेन को मैं मान लेता हूँ 100p, पर पेन का ये कॉस्ट प्राइस है, एंड कॉस्ट प्राइस पर बुक को मैं मान लेता हूँ 100b। मैं सिर्फ p और b नहीं मान रहा, वरना उसका 5% 10% फिर वो डेसिमल में आएगा। 100p और 100b मान लेते हैं, यहाँ p और b जो है ना वो डेसिमल में आएंगे, वो चलेगा, एंड की एंड में देखेंगे उसको। चलो, तो पहली चीज़ क्या है यहाँ पर, पेन को 5% लॉस में बेचे और बुक को 15% गेन में बेचे, तो उसको ओवरऑल ₹7 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो फर्स्ट केस है, केस 1 में 5% का लॉस हो रहा है पेन पर, तो -5p ये लॉस हो गया, लॉस है तो -5 देख p हो गया, और 15% का गेन है बुक पे, तो +15b ये प्रॉफिट हो गया बुक पे। तो जो टोटल प्रॉफिट है वो होगा बुक का प्रॉफिट माइनस पेन का लॉस। तो ये जो टोटल प्रॉफिट है वो आपको दिया हुआ है कितना ₹7 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन। फिर दूसरा केस अपने को क्या दिया हुआ है, सेकंड केस में बोल रहा है पेन 5% प्रॉफिट में बेचे और बुक भी 10% गेन में यानी प्रॉफिट में बेचे, तो 5% प्रॉफिट इस पे हो जाएगा +5p और इस पे 10% प्रॉफिट हो जाएगा +10b। तो अब जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितना है 13 का, तो बुक का प्रॉफिट प्लस पेन का प्रॉफिट टोटल हो गया ₹13। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अब ये।
अब आपको P और B की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, इन दोनों को आप ऐड कर दो, इन दोनों को आप ऐड कर दो। तो देखो -5p + 5p कैंसल्स आउट, 15b + 10b इज 25b इज इक्वल टू 7 + 13 इज 20। तो b की वैल्यू होगी 20/25 यानी कि 4/5 यानी कि 0.8। तो b की वैल्यू 0.8 हो गई, तो बुक की जो कॉस्ट प्राइस है वो आएगी 100 × 0.8 यानी कि 80 रुपीज़। ठीक है, चाहिए क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक ही चाहिए थी, लो आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर, 80 रुपीज़। चलो आगे बढ़ते हैं, ये फिर से आ गया कैट 19 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। If Kamala's income goes down by 4% and Bimla's goes up by 10%, then the percentage by which Kamala's income would exceed Bimla's income is nearest to। तो यहाँ पर शुरू में अमला की तो बात की है, लेकिन बाद में अमला गायब हो गई, बाद में सिर्फ कमला और बिमला बची। चलो ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ अमला की इनकम है A रुपीज़। नाउ दिस इज 20% मोर देन बिमलाज इनकम, सो दिस इज 1.2 टाइम्स ऑफ बिमलाज इनकम। ठीक है, ऑल्सो अमलाज इनकम जो है इट इज 20% लेस देन कमलाज इनकम, सो अमलाज इनकम इज ऑल्सो इक्वल टू 20% लेस यानी कि 0.8 टाइम्स ऑफ कमलाज इनकम। ठीक है, अमला का रोल बस यहीं तक था कि कमला और बिमला की इनकम में रिलेशन देना। तो अब अगर मैं सिर्फ ये दो टर्म्स देखूं, ये दोनों बराबर हैं, तो B/K का रेशो क्या आएगा, 0.8/1.2 यानी कि 2:3, 8/12 हो जाएगा, 2:3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई बिमला की इनकम होगी कुछ 2x और कमला की इनकम होगी कुछ 3x। ये आ गई पहली चीज़ मेरे पास। इसके बाद अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ कमलाज इनकम गोज डाउन बाय 4%, इसको 4% कम कर दो, 4% कम करोगे तो 3x × 0.96 हो जाएगी ये। ठीक है, एंड बिमलाज गोज अप बाय 10%, इसको 10% बढ़ाओगे तो 2x × 1.1 हो जाएगा। ठीक है, देन द परसेंटेज बाय विच कमलाज इनकम वुड एक्सीड बिमलाज इनकम इज हाउ मच। तो निकालना क्या है, परसेंटेज बाय विच कमलाज इनकम इज मोर देन बिमलाज इनकम, देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज इज कमलाज इनकम माइनस बिमलाज इनकम अपॉन बिमलाज इनकम इंटू 100%, ये निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा K/B -1 × 100%। तो चलो K/B तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, K है कितना 3x × 0.96 अपॉन B कितना है 2x × 1.1 -1 × 100%। तो सबसे पहले तो x कैंसल्स आउट, फिर 3 × 1.96 हो जाएगा 8, 1, 27, 2.8 अपॉन 2.2 -1 × 100%। तो 2.8 में से -2.2 करेंगे तो 0 पॉइंट कितना बचेगा 68 डिवाइडेड बाय 2.2 × 100, तो ये 68/2.2 आएगा, तो 680/22 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये सबसे पहले तो 2 से कैंसिल आउट होंगे, 340/11 आ जाएगा। ठीक है, सो 340/11, 11 3 33 बचेगा 10, तो 10 ये आ जाएगा 0.100, तो ये आ जाएगा 30.9%, अप्रॉक्सीमेटली 30.9%। सो नियरेस्ट टू क्या है, नियरेस्ट टू ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए 31 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीना स्कोर्स 40% इन एन एग्जाम एंड आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%, शी फेल्स बाय 35 marks. If her post-review score is also increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. Then the percentage score needed for passing the marks is what? चलो, तो let's say maximum marks जो है ना, maximum marks जो है that is let's say 100x. 100 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मीना के 40% मार्क्स आए हैं, तो therefore
मीनाज मार्क्स इनिशियली उसके कितने थे 40x थे। ये तो शुरू की कहानी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%, तो आफ्टर फर्स्ट इंक्रीज मीनाज मार्क्स कितने हो जाएंगे, मीनाज मार्क्स विल बी हाउ मच, 50% इंक्रीज हो रहा है इसका, तो 40x इंटू 1.5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 60x हो जाएगा। ये हो गए मीना के मार्क्स। इसके बावजूद क्या हो रहा है, वो तो 35 नंबर से फेल हो रही है, वो 35 नंबर से फेल हो रही है, मतलब पासिंग मार्क्स क्या होंगे, इसके मार्क्स से 35 ज़्यादा होंगे। देयरफॉर पासिंग मार्क्स इज 60x प्लस 35। ये ध्यान रखना, पासिंग मार्क्स कितना है, मीना के मार्क्स से 35 नंबर ज़्यादा है, क्योंकि वो 35 मार्क्स से फेल हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या बोल रहा है वो, इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर, मतलब ये वाला जो स्कोर है इसको भी 20% बढ़ा दिया जाए, तो आफ्टर सेकेंड इंक्रीज मीना का स्कोर क्या हो जाएगा, मीनाज मार्क्स विल बी व्हाट, 60x को आप 20% इंक्रीज कर रहे हो, 1.2 टाइम्स हो जाएगा 72x। अब क्या हो रहा है, नाउ शी हैज 7 मार्क्स मोर देन दी पासिंग मार्क्स, देयरफॉर पासिंग मार्क्स जो हैं वो कितना होंगे, इसके मार्क्स से 7 कम होंगे। ये पासिंग मार्क्स से 7 ज़्यादा है, तो पासिंग मार्क्स इससे 7 कम होंगे। ये हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो समझो, यहाँ पर ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम। चलो इक्वेट कर देते हैं। 60x प्लस 35 इज इक्वल टू 72x माइनस 7। ये इधर जाएगा, बन जाएगा 42 इज इक्वल टू 72x माइनस 60x हो जाएगा 12x, ठीक है। चलो तो 2 से कैंसिल आउट होगा, 21 इज इक्वल टू 6x, 3 से कैंसिल आउट होगा, 7 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितना आ जा रही है यहाँ पर, 3.5 आ जा रही है। द वैल्यू ऑफ x इज 3.5। पूछा क्या था, परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जाम इज व्हाट, परसेंटेज स्कोर फॉर पासिंग पूछा हुआ है। चलो तो परसेंटेज स्कोर फॉर पासिंग कितना हो जाएगा, परसेंटेज टू पास इज जो भी पासिंग मार्क्स होंगे डिवाइडेड बाय जो भी टोटल मार्क्स होंगे इनटू 100%। ये परसेंटेज मार्क्स हैं फॉर पासिंग। चलो तो पासिंग मार्क्स कितना है, यहाँ पर आप x की वैल्यू 3.5 पुट कर दो, 60 इंटू 3.5, 60 इंटू 3 180 प्लस 30 210, 210 प्लस 35 245, 245 हो गए पासिंग मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 100 इंटू 3.5 यानी कि 350। तो 245 इस पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 350, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो ये 10 का फैक्टर कैंसल्स आउट, ये जाएगा आपका 5 से 7 टाइम्स, ये जाएगा आपका 5 से 49 टाइम्स, 49 अपॉन 7, 7 इंटू 10 इज 70%। तो कितना है पास परसेंटेज रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड पास परसेंटेज इज ऑप्शन सी 70% है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इन दी फाइनल एग्जाम विष्णु स्कोर्ड 52% एंड आशा स्कोर्ड 64%, ठीक है। तो टोटल मार्क्स हम मान लेते हैं 100x है, देयरफॉर विष्णु का स्कोर है 52% ऑफ 100x, बोले तो 52x। आशा का स्कोर है 64% ऑफ 100x यानी कि 64x, ठीक है। नाउ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु इज 23 लेस एंड दैट बाय आशा इज 34 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। इन दोनों के मार्क्स को रमेश के मार्क्स से कंपेयर किया है, तो रमेश के कुछ मार्क्स होंगे ना, विष्णु का स्कोर रमेश से 23 कम है, तो रमेश में 23 कम कर दो तो विष्णु का स्कोर आएगा। लेकिन रमेश में आशा का जो स्कोर है रमेश से 34 ज़्यादा है, तो रमेश के मार्क्स में 34 कर दो तो वो आ जाएगा आशा के मार्क्स, ठीक है ना। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि विष्णु और आशा के स्कोर में डिफरेंस कितना होगा, ये 23 मार्क्स का और ये 34 मार्क्स का।
टोटल डिफरेंस हो जाएगा 34 प्लस 23, बोले तो 57 मार्क्स का। ठीक है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 57 मार्क्स का। तो डिफरेंस कितना है, 64x माइनस 52x, 12x का डिफरेंस है। दिस 12x इज इक्वल टू 57, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई, 57/12। x की वैल्यू 57/12 हो गई। अब यहां पर आपसे मैक्सिमम मार्क्स क्या है नहीं पूछा, पासिंग मार्क्स क्या है नहीं पूछा, उसने पूछा है कि बताओ गीता का स्कोर क्या है अगर गीता ने 84% स्कोर किया है तो। चलो भैया गीता पे आ जाओ। गीता स्कोर्स 84% ऑफ द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है, 100x, तो 100 इंटू एक्स कितना है, 57/12 है। तो 100 कैंसिल्स आउट, 84/12 ये कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स, 7 इंटू 57 हो जाएगा 49, 399। तो गीता का स्कोर हो जाएगा ऑप्शन ए 399। तो देखो कैट में यही होता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कराते, तो उन्होंने क्या किया भाई, एक्स बड़ा अजीब सा आ रहा था तो दे मेड श्योर कि फाइनल आंसर इंटीजर में आए, तो उन्होंने 84% नंबर दे दिया। यहाँ पर कुछ और नहीं दे सकते थे, अगर कैलकुलेशन करवानी होती तो कुछ और रैंडम नंबर दे देते, लेकिन यहाँ पर 84 इसलिए दिया है ताकि वो 12 से कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। तो इन में जॉन बॉट द सेम अमाउंट ऑफ राइस एंड सेम अमाउंट ऑफ wheat as he had bought in April but spent 150 more due to price increase of rice and wheat by 20 and 12%। ठीक है, तो देखो एक तो अप्रैल और एक मई की बात कर रहा है, एक बात कर रहा है राइस की और एक बात कर रहा है वीट की। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रहा है दोनों में, राइस और वीट में। तो राइस और वीट में 20 एंड 12% इंक्रीज है, यहाँ 20% का इंक्रीज है और यहाँ 12% का इंक्रीज है। प्राइस पर केजी में इंक्रीज है, तो क्वांटिटी तो वही है। तो अगर सिर्फ प्राइस 20% बढ़ रहा है तो उसका जो एक्सपेंडिचर ऑन राइस है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन राइस, वो भी 20% बढ़ेगा और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वीट जो है वो भी 12% बढ़ेगा बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज। ठीक है, कूल। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ जॉन हैड स्पेंड 450 ऑन राइस इन अप्रैल में 450 रुपए वो राइस पे खर्चा करता है, और जो टोटल इंक्रीज है, टोटल जो इंक्रीज है वो आपको दिया हुआ है 150। तो ये निकालना है देन हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन वीट इन मई, इसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगी। तो समझो यहां पर 450 का 20%, राइस का प्राइस बढ़ रहा है तो 450 का 20% क्या हो जाएगा, 90 रुपए। तो टोटल जो 150 रुपए बढ़ रहे हैं उसमें से 90 रुपए राइस के कारण बढ़ रहे हैं, तो वीट के कारण कितना बढ़ेगा, 60 रुपीज बढ़ेगा। ठीक है, अब ये जो भी अमाउंट था यहां पर, इसको x मान लो, x 12% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 60 रुपीज बढ़ेगा। देयरफॉर x का जो 12% होगा वो क्या है, 60 रुपीज है। तो x कितना आ गया, 500 रुपए आ गया। ठीक है, 60/12 इज 5 इंटू 100 इज 500। तो 500 का 12% बढ़ेगा तो ये कितना बन जाएगा, 500 प्लस 60, ये बन जाएगा 560। So the amount he would have spent in May on wheat is option B, 560। As simple as that, है ना, सिंपल सी क्वेश्चंस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, in a group of people 28% of the members are young while the rest are old, 65% of the members are literates and 25% of the literates are young, then the percentage of old people among the illiterates। अरे बाप रे, रुक जाओ, पहले हम बात कर रहे हैं एक तो यंग और ओल्ड पीपल की, और उसमें लिटरेट और इलिटरेट पीपल की बात कर रहे हैं। तो यंग एंड ओल्ड टाइप के लोग हैं, लिटरेट और इलिटरेट टाइप के लोग हैं। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं टोटल जो लोग हैं वो हैं 100x। ठीक है भाई, अब 100x में से 28% आर यंग, तो टोटल यंग लोग कितने होंगे, 28x। तो टोटल ओल्ड कितने होंगे, 100x में से 28x माइनस कर दो, 72x, ये हो गए ओल्ड। अब 65% ऑफ द मेंबर्स आर लिटरेट। 100x में से 65% लिटरेट्स हैं, तो 65x लिटरेट्स हो जाएंगे, तो इलिटरेट्स होंगे कितने, 35x हो जाएंगे। ये तो आपको इंफॉर्मेशन पहली चीज दी हुई है। आगे और भी दिखा है,
25% ऑफ द लिटरेट्स का 25% आर यंग। ठीक है, 25% अगर यंग है तो 25% कितना होता है, 1/4। तो 65x का 1/4 ये हो जाएंगे यंग लोग। तो ओल्ड कितने हो जाएंगे, 1/4 अगर यंग है तो 3/4 ओल्ड हो जाएंगे। तो 3/4 ऑफ 65x हो जाएंगे ओल्ड अपने पास। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है। पूछा गया आगे, देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स। इलिटरेट्स में से, इलिटरेट्स कितने हैं, 35x, इसमें से ओल्ड पीपल कितने परसेंट हैं ये निकालना है। चलो, तो इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये वैल्यू कितना आएगी, सिंपल सी बात है, 72x में से ये वाला पार्ट हटा दो, ये टोटल 72 है ना, टोटल ओल्ड पीपल, टोटल ओल्ड लिटरेट्स एंड ओल्ड इलिटरेट्स आर 72। तो ये अगर लिटरेट है तो इलिटरेट्स कितने होंगे, 72x में से ये हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 195x बाय 4 विच कम्स आउट टू बी 4x आएगा। ये हो जाएगा 288 माइनस 195 विच इज 39। ठीक है, 93x हो जाएगा हमारे पास ओल्ड एंड इलिटरेट, ओल्ड एंड इलिटरेट। तो ये पूछा है कि ये जो नंबर है टोटल इलिटरेट्स का कितना परसेंट है। चलो निकाल लेते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 93x बाय 4 आउट ऑफ 35x इंटू 100%। तो ये हो जाएगा x x कैंसल्स आउट, 93 बाय 4, 93 बाय 4 बाय 35 है और इंटू 100 है। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करते हैं। 100 बाय 4 25, 5 से ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 से ये जाएगा 7 टाइम्स। सो 93 इंटू 5 हो जाएगा 45, 465 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 6 ज़ा 42 बचा 24, 7 3 ज़ा 21 बचा 30, पॉइंट लगाने पर 7 4 ज़ा 28, 63.4 के आसपास आ रहा है। नहीं, इसमें एक गलती कर दी मैंने यहाँ पर, रुको, ये गलती कर दी, फिर से कैलकुलेशन करते हैं ये वाली। 7 6 ज़ा 42 बचेगा 45, वो गलती से मैंने पता नहीं क्यों 2 लिख दिया, 4 लिख दिया था या क्या लिख दिया था, जो भी है। अब 45 बचा, 7 6 ज़ा अगेन 42 बचेगा 3 और पॉइंट लगाने पे 0, 66.4% आएगा। कितना आएगा ये, 66.4%। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा अपने पास ऑप्शन बी, 66। ठीक है, यहाँ पर ये था। अब ये नंबर थोड़े से अटपटे ज़रूर आ रहे हैं, बट एंड में जाके वो सब कैंसिल आउट होके इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही है कैलकुलेशन में। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा हो सकता है इसमें लंबा पड़े। लेट्स सी क्या है क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशंस इन अ सिटी इंक्रीज्ड बाय 25% फ्रॉम 1970 टू 1980। 1970 से 1980 में टोटल पॉपुलेशन में 25% का इंक्रीज है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द मेल एंड द फीमेल पॉपुलेशंस इंक्रीज बाय 40%. Male population increased by 40% and the female population increased by 20%. ठीक है, मेल इंक्रीज हो रहे हैं 40% और फीमेल्स इंक्रीज हो रहे हैं 20%. ठीक है, फ्रॉम 1980 टू 1990, 1980 टू 1990 द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 25%, फीमेल पॉपुलेशन 25% बढ़ रही है। ठीक है, मेल का तो दिया नहीं है यहाँ। इन 1990 इफ द फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन, तो 1990 में फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस ऑफ मेल पॉपुलेशन, इसको अपन x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशंस फ्रॉम 1970 टू 1990, 1970 से 1990 में टोटल पॉपुलेशन जो इंक्रीज है मेल फीमेल मिलाकर वो कितना है ये बताना है। चलो ठीक है भाई, अब सिंपल सी बात है,
ये 2x है, 25% बढ़ने के बाद 2x हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या रही होगी, ये रही होगी 2x डिवाइडेड बाय द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.25 यानी कि 5/4 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 1 + 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x/5, और 8x/5 कैसे आया, 20% बढ़ने के बाद। तो फीमेल पॉपुलेशन यहाँ क्या रही होगी, 8x/5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.2 का हो जाएगा 6/5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा by 5 कैंसल्स आउट, ये हो जाएगा 4x/3। फीमेल पॉपुलेशन कितना हो गया यहाँ पर 1970 में, ये हो गया अपने पास 4x/3, ठीक है। और अब एक काम करो, यहां पर मेल पॉपुलेशन निकालें। देखो यहां तो 1990 में टोटल मेल फीमेल पॉपुलेशन कितना है, 3x है, और ये जो ओवरऑल चेंज अगर निकालना है तो उसके लिए मेल फीमेल पॉपुलेशन टोटल चाहिए यहां पर। तो फीमेल पॉपुलेशन तो मिल गया, मेल पॉपुलेशन क्या होगा ये नहीं पता। यहां पर थोड़ा सा मैं एलिगेशन यूज करता हूं। कैसे एलिगेशन, समझो। मेल फीमेल पॉपुलेशंस की बात कर रहे हैं हम। मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 40% फ्रॉम हियर टू हियर, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 20%, एंड द ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 25%। दैट मीन्स मेल फीमेल पॉपुलेशन का जो रेशियो है अगर वो निकालना है तो एलिगेशन मेथड यूज कर लेते हैं। 25 - 20 इज 5, 40 - 25 इज 15, तो ये 5:15। मेल इज टू फीमेल की पॉपुलेशन का यहाँ जो रेशियो आएगा वो आएगा 5:15 यानी कि 1:3। तो मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन विच इज 4x/3 इज 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से मेल पॉपुलेशन अपने पास कितना आ जाएगा, 4x/3 इंटू 1/3 यानी 4x/9 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेल पॉपुलेशन आ रहा है मेरा 4x/9, तो टोटल मेल और फीमेल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 4x/9 + 4x/3, 3 से ऊपर नीचे 12 + 4, 16x/9 हो जाएगा। तो 1970 में टोटल पॉपुलेशन है 16x/9 और 1990 में टोटल पॉपुलेशन इज कितना आई, 3x आई। तो ये जो परसेंटेज चेंज है ये बताना है कितना होगा। Therefore, the required percentage change is the final population upon the initial population minus 1 into 100%. X cancels out, 27/16 minus 1 into 100% हो जाएगा। 27 - 16 is 11, 11/16 into 100%। तो ये जाएगा 4 से 25 टाइम्स, ये जाएगा 4 से 4 टाइम्स। 25 × 11 इज 275 डिवाइडेड बाय 4%। 275/4% मोटा मोटा कितना बनेगा, 6 4 ज़ा 24 बचा 35, तो 8 ज़ा 32 बचा 3.75, 68.75। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर। करेक्ट आंसर क्या आएगा, 68.75 यानी ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड, हाँ यहाँ क्या दिया हुआ है, इन अ टूर्नामेंट अ टीम हैज प्लेड 40 मैचेस सो फार एंड वन 30% ऑफ देम। तो यहाँ पर टोटल मैचेस के बारे में हम बात करेंगे, कितने जीते हैं उसके बारे में और कितने हारे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कितने मैचेस खेल लिए वो, 40 मैचेस, उसमें से 30% जीते हैं, तो 40 का 30% हो जाएगा 12 जीते, तो मतलब बाकी के 28 हार गए वो, ठीक है। इफ़ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, अब रिमेनिंग वो 60% मैचेस जीत रहे हैं, ठीक है, देन देयर ओवरऑल विन विल बिकम 50%, ओके। अब रिमेनिंग मैचेस क्या मान लेते हैं हम, 60% होता है 3/5, तो मैं मान लेता हूं रिमेनिंग मैचेस कितने बचे, 3x। इसका 60% 3x जीतेंगे और 2x हार जाएंगे। तो ओवरऑल अब विन लॉस परसेंटेज कितना है, 50% विन है। तो टोटल मैचेस कितने जीत गए वो, 12 + 3x आउट ऑफ 40 + 5x, ठीक है। इतने मैचेस खेल लिए, उसमें से इतने जीते हैं, और क्या बोल रहा है कि 50% मैचेस वो जीत चुके हैं, टोटल का 50% जीत चुके हैं। तो 12 + 3x is 50%, that means half of the total number of matches
प्लेड। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6x इज इक्वल टू 40 प्लस 5x। 6x माइनस 5x इज x, 40 माइनस 24 इज 16। x की वैल्यू कितना आ रही है? 16 आ रही है। इससे समझ में आता है कि वो और कितने मैचेस खेल रहे हैं, 16 इंटू 5 यानी कि 80 मैचेस वो और खेलने वाले हैं, जिसमें से वो अगर 60% जीतते यानी 48 जीतते तो ओवरऑल विन परसेंटेज 50% होता। पहले 30% था, अब ज़्यादा मैचेस जीत रहे हैं तो 50% विन परसेंटेज हो गया उनका। लेकिन अब आके क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस। ओके, तो 40 में से 30 तो वो जीत गए थे, टोटल विन। बाकी के बचे 80 में से अब वो बोल रहा है 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस वो जीत जाएं। तो 80 का 90% कितना होगा? 72 मैचेस वो जीत जाएं। देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट विल बी। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने जीत जाएंगे वो? टोटल 102 मैचेस जीत जाएंगे। ठीक है, नहीं वेट, अच्छा ये 30 नहीं है, ये 12 है, सॉरी ये 12 था, तभी तो गड़बड़ हो गई एकदम। 30 नहीं है, 12 था। पहले जीते कितने? 30% जीते थे, मैचेस तो 12 थे। तो टोटल मैचेस कितने जीत जाएंगे वो? 12 प्लस 72 यानी कि 84। दे वुड हैव वन अ टोटल ऑफ 84 मैचेस इन द टूर्नामेंट। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज इन्वेस्टेड 10,000 इन अ फंड। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही इनकर्ड अ लॉस बट हिज बैलेंस वाज मोर देन 5,000। ठीक है, दिस बैलेंस व्हेन इन्वेस्टेड फॉर अनदर ईयर ग्रू एंड द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन द सेकेंड ईयर वाज 5 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ लॉस इन द फर्स्ट ईयर। चलो ठीक है, 10,000 रुपए थे उसके पास, कुछ लॉस हुआ, कितने का पता नहीं, x% उसके लॉस हो गया। अब इतना हमें समझ में आ रहा है x की वैल्यू जो है ना वो 50 से कम होनी चाहिए। क्यों? देखो, वो बोल रहा है कि जो अमाउंट उसके पास बचा है अब लॉस होने के बाद वो 5,000 से तो ज़्यादा का है। ठीक है, अगर 50% का लॉस होता तो ये अमाउंट आधा हो जाता, आधा मतलब 5,000 हो जाता। तो 5,000 से ज़्यादा का बचा है तो लॉस जो है वो 50% से कम का होगा। 50% से ज़्यादा का लॉस होता तो 5,000 से कम बचते उसके पास। ठीक है, चलो ये हो गया ना। ये जो भी अमाउंट बचेगा उसमें फिर क्या हो रहा है, अगले साल वो क्या कर रहा है, दिस बैलेंस, ये जो बैलेंस बचा, व्हेन इन्वेस्टेड फॉर अनदर ईयर ग्रू एंड द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन द सेकेंड ईयर वाज 5 टाइम्स द परसेंटेज लॉस इन द फर्स्ट ईयर। इसका 5 टाइम्स ग्रोथ है तो यहां 5x% से इंक्रीज होगा। ठीक है, इफ द गेन ऑफ राज फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर द 2 years इज 35%, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कितना दिया हुआ है आपको? 35% दिया हुआ है। देन द परसेंटेज लॉस इन द फर्स्ट ईयर इज हाउ मच? तो यहां पर तो देखो, इफ यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला बहुत इजीली फटाफट हो जाता है। याद करो, अगर किसी नंबर को आप पहले a% चेंज कर रहे हो और फिर b% चेंज कर रहे हो तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होता है? a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ये वाला कंसेप्ट लगा लो, फटाफट इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ओवरऑल ग्रोथ 35% इज a जो कि है -x प्लस b जो कि है 5x प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ये हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 35 इज इक्वल टू 4x, ये आ जाएगा -5x² बाय 100, तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स। तो 4x माइनस x² बाय 20 इज 35। 20 से पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 700 इज इक्वल टू 80x माइनस x²। पूरा लेफ्ट में लेके जाओ, x² माइनस 80x प्लस 700 इज 0। और फैक्टराइज करोगे तो बहुत ईजी है, 70 और 10 में ब्रेक होगा ये। तो x माइनस 70 इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 10 आएगी या फिर 70 आएगी। ठीक है, लेकिन क्या x की वैल्यू 70 हो सकती है? अगर 70% लॉस हो गया तो ये अमाउंट कितना बचेगा? 3,000 बचेगा, लेकिन अमाउंट तो 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 70 नहीं हो सकती। x की वैल्यू क्या एक्सेप्टेबल बनेगी? 10%। वो हमने पहले ही देख लिया था, x 50% से कम होना चाहिए, तो कितना वैल्यू आ जाएगी x की? 10%।
पूछा क्या है, देन द परसेंटेज लॉस इन द फर्स्ट ईयर, तो x की वैल्यू ही पूछी है। क्या है परसेंटेज लॉस इन द फर्स्ट ईयर? ऑप्शन ए 10% इज द लॉस इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है यहाँ पर, आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेस आर सोल्ड इन बॉक्सेस ऑफ टू साइजेस स्मॉल एंड लार्ज। द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ द स्मॉल बॉक्स। If the selling price per gram of chocolate in the large box is 12% less than that in the small box, then the percentage by which the weight of chocolate in the large box exceeds that in the small box is nearest to। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, समझो। एक तो लार्ज बॉक्स और एक हमसे बात कर रहा है स्मॉल बॉक्स की। ठीक है, इसके एक तो प्राइस के बारे में बात कर रहा है और इसमें चॉकलेट के वेट के बारे में बात कर रहा है। तो प्राइस के बारे में क्या दिया हुआ है, लार्ज बॉक्स का जो प्राइस है, the large box is sold for twice the price of the small box। ठीक है, तो इसका प्राइस अगर मैं p रुपीज मान लेता हूं तो इसका प्राइस हो जाएगा 2p रुपीज। तुम चाहो तो कुछ वैल्यू लेके भी कर सकते हो, आंसर में नन ऑफ दीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो तुम वैल्यूज लेके भी कर सकते थे, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉकलेट इन द टू बॉक्सेस नहीं पता, तो फर्स्ट लार्ज बॉक्स में वेट हम L मान लेते हैं और स्मॉल बॉक्स में वेट हम S मान लेते हैं। अब एक पार्ट के बारे में, एक चीज के बारे में और बात की है, प्राइस पर ग्राम, सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट, यानी तो सेलिंग प्राइस पर ग्राम क्या हो जाएगा, प्राइस डिवाइडेड बाय चॉकलेट का वेट, इसके बारे में बात की हुई है। तो लार्ज बॉक्स में व्हाट विल बी द प्राइस पर ग्राम, प्राइस अपॉन द वेट 2p अपॉन L, और यहां क्या बात की हुई है, P अपॉन S के बारे में बात की हुई है। ठीक है, प्राइस पर ग्राम यहां हो जाएगा P अपॉन S। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन दैट इन द स्मॉल बॉक्स, देयरफॉर लार्ज बॉक्स का जो सेलिंग प्राइस पर ग्राम है 2p अपॉन L, दिस इज 12% लेस, यानी दिस इज 0.88 टाइम्स the selling price per gram of chocolate in the small box, P upon S आ गया ये। ठीक है, तो P and P gets cancelled out, S को नीचे लेके ऊपर लेके आओ इधर और 2 नीचे लेके जाओ, तो S अपॉन L आ जाएगा आपके पास 0.88 डिवाइडेड बाय 2 which comes out to be 0.44 upon 1 which is effectively 44 by 100 which is effectively 22 by 50 या फिर 11 by 25। So the weight of chocolate in small and the large box is in the ratio of 11:25। मतलब कि अगर स्मॉल बॉक्स में 11 ग्राम चॉकलेट है तो लार्ज बॉक्स में 25 ग्राम चॉकलेट है। आपसे पूछा क्या था, परसेंटेज बाय विच वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड्स दैट इन द स्मॉल बॉक्स। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई 11 ग्राम चॉकलेट स्मॉल बॉक्स में है और 25 ग्राम लार्ज बॉक्स में है, तो लार्ज बॉक्स में कितना ज्यादा चॉकलेट है, 14 ग्राम ज्यादा है, और कंपैरिजन से करना है स्मॉल बॉक्स से करना है, तो स्मॉल बॉक्स में कितना है, 11 ग्राम चॉकलेट है, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एक्स्ट्रा। स्मॉल बॉक्स में 11 ग्राम चॉकलेट है और लार्ज बॉक्स में 25 ग्राम चॉकलेट है, तो 25 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 11, 14 ज्यादा है ऑन अ बेस ऑफ 11, ये हो जाएगा 1400 डिवाइडेड बाय 11 which comes out to be 11 1s 11 बचेगा 30, 11 2s 22 बचेगा 80, 11 7s 77 बचेगा 3, पॉइंट लगा दोगे 0, फिर आ जाएगा 2 एंड सो ऑन, 127.2% अप्रॉक्सीमेटली। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स एंड 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्टेड देयर वोट। ठीक है, तो टोटल वोटर्स जो हैं वो हम मान लेते हैं कितना, 100x, देयरफॉर वोट्स कास्टेड कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा। ठीक है, 80% ने कास्ट किया। Now one of the candidates received 30% of the casted votes. So let's say इसको C1 बोल देते हैं। C1 को कितना मिला है, 30%, यानी 30 by 100 times of the casted votes which is 80x। तो ये हो जाएगा 24x। फर्स्ट कैंडिडेट को 24x वोट्स मिले हैं
और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं C2, C3, C4 बोल लेते हैं, इनको जो वोट्स मिले हैं वो किस रेशियो में है, वो दिया हुआ है आपको 1:2:3 के प्रपोर्शन में. द रिमेनिंग वोट्स while the other three candidates received the remaining casted votes. अच्छा, रिमेनिंग कास्टेड वोट्स होंगे कितने, 80x में से 24x तो इसको मिल गए, तो बचे कितने, 56x रिमेनिंग बचे. ये जो 56x है वो इन तीनों को मिलाकर मिले हैं. 56x किस रेशो में मिले हैं, मिलाकर 1:2:3 के रेशो में मिले हैं. तो सेकंड कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, 1 पार्ट आउट ऑफ 1 + 2 + 3 6, 1/6 ऑफ 56x मिले होंगे. तो 2 से कैंसिल आउट कर दो, 28x/3 वोट्स मिले हैं सेकंड कैंडिडेट को. थर्ड को कितने मिले होंगे, 2/6 ऑफ 56x. ठीक है, तो 2/6 है ना, 3 4 5 6, राइट. तो ये कितना हो जाएगा अपना, 2 से जाएगा 28/3, 28 इंटू, और ये इफेक्टिवली 1/3 हो गया, 56x/3 हो गया ये. ठीक है, और फाइनली क्या दिया हुआ है, थर्ड कैंडिडेट जो है उसको मिलेंगे 3 पार्ट्स आउट ऑफ 6, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 6 ऑफ 56x वोट्स. ये हो जाएगा 1/2 विच इज इफेक्टिवली 28x. थर्ड कैंडिडेट को मिल गए 28x वोट्स. एंड द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव 2512 वोट्स. तो विनर कौन है, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले होंगे. तो देखो, इसको 28x मिले हैं, तो ये तो विनर होगा नहीं, हटाओ. ये 28x/3 है, ये भी नहीं होगा. 56x/3 अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये तो 20 से भी कम आ रही है. 60/3 होता तो 20x आती, लेकिन ये 20 से भी कम आ रही है. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज आवर विनर. तो विनर जो है उसको मिल रहे हैं 28x वोट्स. दिस इज इक्वल टू कितने वोट्स, 2512. तो x की वैल्यू यहां से आएगी 2512/28. तो सबसे पहले 4 से ये जाएगा 7 टाइम्स, 4 से ये जाएगा 4 6 24, बचा 1 1, 4 2 8, बचेगा 3 2 8 टाइम्स. और ये जाएगा अब 7 से, 7 8 56, 56 है ना, 7 8 56. ठीक है, तो बचेगा कितना, 68 बचेगा. 68 बच जाएगा अभी भी. ओहो, ओके ओके ओके, यही चीज मैंने गलती कर दी यहाँ पर, ये देखा ही नहीं ना, पढ़ा नहीं ऊपर. रुको रुको रुको, विनर तो मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या बोला हुआ है, उसके बाद ये बोला है द विनर रिसीव्ड दिस मैनी वोट्स मोर देन द कैंडिडेट जिसको सेकंड मिला है. तो ये विनर है, सेकंड हाईएस्ट किसको मिले हैं, इसको मिले हैं. ये दोनों 24x से कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था 2512, सॉरी. सो देयरफॉर 28x - 24x इज इक्वल टू 2512. तो 4x इज इक्वल टू 2512. तो x की वैल्यू आएगी 2512/4. ये हो जाएगा 628. ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब पूछा क्या हुआ है, देन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स वाज हाउ मेनी. तो भाई x की वैल्यू आ गई ना 628, तो ये हो गए टोटल वोटर्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था. तो 628 इंटू 100, 62800. ये हो गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 62800 यहां पर. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A fruit seller has a stock of mangoes, bananas and apples with at least one fruit of each type. At the beginning of a day, the number of mangoes make up 40% of his stock. 40% मतलब 2/5 होता है. तो टोटल जो फ्रूट्स हैं शुरू में वो हम मान लेते हैं 5x हैं. इसमें कुछ मैंगोज हैं, कुछ बनानाज हैं, कुछ एप्पल्स हैं. मैंगोज मेकअप 40% यानी 2/5 ऑफ 5x. तो मैंगोज मेकअप 2x ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, एट द बिगनिंग मैंगोज मेकअप 40%. ठीक है, दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज. ठीक है भाई, उसने बेचे कुछ. ही सोल्ड हाउ मेनी, हाफ ऑफ द मैंगोज. तो ही सोल्ड x मैंगोज.
ठीक है। 96 बनानास, बनानास कितने बेचे उसने? 96 थे, कितने पता नहीं, वो देखेंगे। 96 उसने बेच दिए। एंड 40% ऑफ दी एप्पल्स, अच्छा एप्पल्स भी उसने 40% बेच दिए, तो 40% यानी 2/5 एप्पल्स बेचे हैं। तो मैं एप्पल्स भी कितना मान लेता हूं? एप्पल्स मान लेता हूं मैं 5A, सॉरी क्योंकि 2/5 करना है ना इसका, तो मैं इसको मान लेता हूं 5A। तो इसका 2/5 बेच दिए यानी 2A बेच दिए, तो रिमेनिंग फ्रूट्स कितने होंगे? ठीक है, अच्छा रिमेनिंग तो छोड़ो, रिमेनिंग से मतलब नहीं है। ही एंड्स अप सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट्स, ही एंड्स अप सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट्स। तो बनानास पता नहीं थे, तो बनानास होंगे कितने? सिंपल सी बात है, 5x में से 2x ये हो गए बचे, ये दोनों मिलाकर 3x, 3x में से ये 5a हो गया, तो बनानास कितने बचे? 3x माइनस 5a बनानास। इन तीनों का सम 5x आना चाहिए, तो बनाना हो जाएगा अपने पास 3x माइनस 5a। अब ये बोला हुआ है कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स उसने बेचे हैं दैट इज 50% ऑफ द टोटल फ्रूट्स जो शुरू में थे उसके पास। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट ही सेल्स दैट इज x प्लस 96 प्लस 2a इज 50%, दैट मीन्स हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। कितने थे उसके पास? 5x टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स थे उसके पास। चलो 2 यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 192 प्लस 4a इज इक्वल टू 5x। 5x में से 2x माइनस करोगे, 3x इज इक्वल टू 192 प्लस 4a, ये आ गया हमारे पास। 3x इज इक्वल टू 192 प्लस 4a, 3 से डिवाइड और कर देते हैं इसको, तो x की वैल्यू हो जाएगी 192 प्लस 4a डिवाइडेड बाय 3। अब 192 3 से डिविजिबल है क्या? यस इट इज, आई थिंक। तो ये हो जाएगा 6 18 64 प्लस 4a बाय 3 विच इज इक्वल टू x यहां पर। ठीक है, तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या था? द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगिनिंग। तो इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी है। ये स्मॉलेस्ट कब होगा? जब x मिनिमाइज होगा। तो भाई x को मिनिमाइज करने के लिए मुझे a को मिनिमाइज करना पड़ेगा, राइट? x ये है तो a मिनिमाइज करना पड़ेगा। लेकिन 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 a इस तरीके से होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ a शुड बी सच दैट कि ये इंटीजर निकल के आए, क्योंकि x क्या है? वो इंटीजर होना चाहिए ना। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 5x है, 5x इंटीजर बनेगा। इसका जो हमने किया था कितना 40% 2x आ रहा था, उसमें से x बेच रहे थे, तो x नंबर ऑफ फ्रूट्स हम बेच रहे हैं, x नंबर ऑफ मैंगोज हम बेच रहे हैं, तो नंबर ऑफ मैंगोज तो इंटीजर होना चाहिए, तो x here should be a integer. Now since x has to be an integer, a should also be an integer. Now what is the minimum possible value of a? 0 हो सकता है, बट क्या a 0 हो सकता है? a अगर 0 हो गया तो 0 एप्पल्स थे, उसका आप 40% कैसे बेचोगे? That's not possible. तो a 0 is not possible. What is the next possible value of a? The next possible value of a will be 3, है ना? तो ये इंटीजर आ जाएगा। a इंटीजर a 3 रखोगे तो 3 3 कैंसल्स आउट, 64 प्लस 4 x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 68 आ जाएगी। क्या ये एक्सेप्टेबल है? x की वैल्यू 68 और a की वैल्यू 3। वेल आपको बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है। ये इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो वैल्यू है वो 96 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 96 बनानास बेचने हैं ना, तो ये वैल्यू आपकी 96 या उससे ज़्यादा डेफिनेटली होनी चाहिए। तो लेट्स सी इस पे 96 वैल्यू ये आएगी कि नहीं आएगी। सो 3 इंटू 68 इज 3 8 24 204 माइनस 5 इंटू 3 15, 204 में से 15 जाएगा तो ये आपके पास बचेगा 191 89 बचेगा। तो भाई 189 ऑब्वियसली 96 से ज़्यादा है, 189 96 से ज़्यादा है, तो इतना फिक्स हो गया कि भाई x की वैल्यू 68 और a की वैल्यू 3 तो हो सकती है, डेफिनेटली पॉसिबल है। तो फिर यही हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 68। तो पूछा क्या था? स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल फ्रूट्स, तो वो हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 68 340। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इज 340 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल ज़रूर था,
बट अब आप पॉसिबल नंबर्स ऐसे लो 5x के लीस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, सिंस मुझे 40% मैंगोज है ना, तो टोटल को मैं 100x मत मानना, उसको 100x मानोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आगे जाके, इसको मानो 5x कि सिंस 40% स्टॉक का निकालना है, तो जो स्टॉक होगा मैंगोज जो है, मैंगोज इज 40% यानी 2/5 ऑफ द टोटल फ्रूट्स या टोटल स्टॉक। तो टोटल स्टॉक का ये जो नंबर होगा वो डेफिनेटली 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5x के फॉर्म का होगा। 5x के फॉर्म का होगा तो x डेफिनेटली शुड बी अ इंटीजर, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 का मल्टीपल में 5x मान लेते हैं, तो x शुड डेफिनेटली बी एन इंटीजर यहां पर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको भी 5a मान लिया था, वेर a शुड डेफिनेटली बी एन इंटीजर एंड सो ऑन। ऐसा करके इजीली सॉल्व हो जाता है और आंसर आ जाएगा आपका 340। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2020 वॉज, कितना दिया हुआ है ये, 1 लाख। द पॉपुलेशन डिक्रीज बाय y% फ्रॉम 2020 टू 2021 एंड इंक्रीज बाय x% द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 1 लाख जो पॉपुलेशन थी वो पहले y% कम हुई और फिर उसके बाद x% बढ़ गई। ये पॉपुलेशंस कब की बात कर रहे हैं हम, एक तो 2020 में, फिर ये बात कर रहे हैं 2021 में, और फिर हम बात कर रहे हैं 2022 में। ठीक है, वेर x एंड y आर टू नेचुरल नंबर्स। अच्छा, ये नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, इफ पॉपुलेशन इन 2022 was greater than the population in 2020, the difference between x and y is 10. x और y में difference 10 का है, then the lowest possible population of the town in 2021, इसकी lowest possible value क्या होगी, हमें ये निकालना है। ठीक है, चलो तो यहां पर सबसे पहले तो ये देखो कि x और y में difference दिया हुआ है आपको 10 का, तो x बड़ा है या y बड़ा है, क्या बड़ा होगा, समझो। ओवरऑल जो चेंज है ना, ओवरऑल चेंज वो कितना आ रहा है, वो 0 से तो बड़ा है। 2022 की पॉपुलेशन 20 से तो बड़ी है, तो ओवरऑल चेंज जो है वो 0% से ज़्यादा का होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। अब समझो, मान लो एक नंबर ले लेते हैं, 100 को अगर आपने 20% डिक्रीज किया तो बाद में कुछ इंक्रीज करो ताकि ओवरऑल चेंज जो है ना वो 0 से बड़ा हो, ओवरऑल चेंज 0% से बड़ा हो। तो क्या मैं अगर बाद में 20% का ही इंक्रीज करूं तो ओवरऑल चेंज पॉजिटिव होगा क्या, लेट्स सी। 100 को 20% कम किया, 80 आया, 80 को 20% बढ़ाओगे तो 16 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 96। तो ओवरऑल चेंज जो है क्या वो पॉजिटिव है, नहीं, पॉजिटिव नहीं है, ओवरऑल तो डिक्रीज हो गया। तो बाद में जो हम इंक्रीज करेंगे वो पहले के डिक्रीज से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके ओवरऑल चेंज ना ज़्यादा आएगा, मतलब 0 या उससे ज़्यादा हो पाएगा। क्यों ऐसा, बेस छोटा हो गया ना, बेस छोटा हो गया, जितना आपने यहाँ कम किया अगर उतना ही यहाँ बढ़ाना होता तो बेस कम है, इसीलिए ये परसेंटेज इससे तो ज़्यादा होना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये स्टैब्लिश हो जाती है कि x और y में जो डिफरेंस 10 था तो x y से बड़ा होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, y + 10 होगी, x की वैल्यू क्या होगी, y + 10% होगी। तो अगर पहले y% का डिक्रीज किया है तो बाद में y + 10% का इंक्रीज करना पड़ेगा, ये हो गया पहली चीज। ठीक है, द लोएस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन इन 2021 इज व्हाट। अच्छा, अब यहां पर y जो है वो इंटीजर होना चाहिए, x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, ये चाहिए ना, था ना। तो जो ओवरऑल परसेंटेज चेंज है, अब हम निकाल लेते हैं पहले ओवरऑल परसेंटेज चेंज। आई होप इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला a + b + a × b/100, ये होता है, यहां पर ये होता है ओवरऑल परसेंटेज चेंज। तो इस क्वेश्चन में पहले y% कम हो रहा है, फिर y + 10% इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा, a जो कि है -y + b जो कि है y + 10 + a × b/100। तो -y + y कैंसल्स आउट, ये हो गया 10, ये हो जाएगा -y × y + 10/100। ये हो गया ओवरऑल परसेंटेज चेंज, एंड दिस ओवरऑल परसेंटेज चेंज शुड डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 0।
ये जो ओवरऑल परसेंटेज चेंज आ रहा है ये डेफिनेटली 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि भाई इसको लेके जाते हैं हम राइट में, तो 10 शुड बी ग्रेटर देन y इंटू वाई प्लस 10/100, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 शुड बी ग्रेटर देन y इंटू वाई प्लस 10, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या चाहता है आपसे, क्वेश्चन ये चाहता है द लोएस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन इन 2021। ये लोएस्ट पॉसिबल क्या होगा? अगर ये लोएस्ट होगा तो y की वैल्यू हाईएस्ट पॉसिबल होनी चाहिए, y की वैल्यू हाईएस्ट पॉसिबल होनी चाहिए। तो समझो हमारे पास यहां है y इंटू वाई प्लस 10 शुड बी लेस देन 1000, y हैज टू बी अ नेचुरल नंबर एंड दैट टू, अब मुझे y की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो 1000 जो है, 1000 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर आता है कितना, 961, 31 का होता है। तो y की वैल्यू 30 के आसपास देखते हैं, क्या y की वैल्यू 30 हो सकती है? अगर 30 रख दी मैंने y की वैल्यू, सो 30 इंटू ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 1200, बट वो 1000 से कम तो नहीं आ रहा, तो हटाओ उसको, y 30 नहीं हो सकता। और थोड़ा कम रख के देखते हैं, y की वैल्यू 28 रख के देखते हैं। ठीक है, 28 रखें यहाँ पर, तो 28 इंटू 38 हो जाएगा, 28 इंटू 38 ये कितना होगा, 64, 16 और 24, 40 प्लस 6 46, 3 2 6 प्लस 4 1064, 1064 आ रहा है ये। तो ये भी 1000 से कम तो नहीं आ रहा, तो और थोड़ा सा कम कर देते हैं। y की वैल्यू आप लेते हैं 27, ये हो जाएगा फिर 27 इंटू 27 प्लस 10 37, 27 इंटू 37, 7 7 49, 4 कैरी फॉरवर्ड, ये हो जाएगा 14 प्लस 21 40 नहीं 21 प्लस 14 35, 35 प्लस 4 इज 39, 3 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 6 प्लस 3 9, 999 आ गया भाई। 1000 से कम आना चाहिए था, तो y की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? y की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू आ रही है 27, ये हाईएस्ट पॉसिबल 27 आ रहा है। तो द मैक्सिमम रिडक्शन कैन बी ऑफ 27%। तो 1 लाख को अगर आपने 27% कम कर दिया, यानी 27,000 पॉपुलेशन कम हो गई, तो ये लीस्ट पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 73,000। द लीस्ट पॉपुलेशन हियर विल बी 73,000, करेक्ट? तो यहां पर अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 73,000। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं भाई, हमने क्या किया है यहां पर। सबसे पहले तो हमने ये फिगर आउट किया कि x जो है वो y से बड़ा, इन दोनों में डिफरेंस 10 का दिया हुआ था, तो x बड़ा है या y बड़ा है ये नहीं पता था, बट x बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इंक्रीज 0% से ज़्यादा होना चाहिए, तो बाद में इंक्रीज जो है वो डिक्रीज से ज़्यादा होना चाहिए, हेंस x शुड बी ग्रेटर देन y। तो x की वैल्यू y प्लस 10 आ गई। तो हमने ओवरऑल इंक्रीज देखा, वो ये आ रहा था a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 के फॉर्मूले से, और ये जो ओवरऑल इंक्रीज है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे को समझ में आया कि y इंटू वाई प्लस 10 का जो प्रोडक्ट है वो 1000 से कम होना चाहिए। अब y और x के बारे में ये भी दिया हुआ है कि बोथ ऑफ देम आर नेचुरल नंबर्स, तो y की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी नेचुरल नंबर पॉसिबल वैल्यूज होंगी, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है। ये लीस्ट कब होगा, जब डिक्रीज मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो y की मैक्सिमम नेचुरल नंबर वैल्यू निकालो ताकि ये प्रोडक्ट 1000 से कम हो जाए। तो वो मैक्सिमम नेचुरल नंबर वैल्यू आई थी 27, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 27 हो जाएगी। तो 1 लाख को 27% कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 73,000। Hence the least possible value in 2021, the least possible population in 2021 is 73,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां हमें दिया हुआ है द सैलरीज ऑफ 3 फ्रेंड्स सीता, गीता, मीता आर इनिशियली इन दिस रेशियो। सीता, गीता, मीता, इनिशियली ये दिया हुआ है कि सैलरीज का जो रेशियो है वो क्या है, 5:6:7 है। तो सीता की सैलरी 5x, गीता की 6x और मीता की हम मान लेते हैं 7x है।
इन द फर्स्ट ईयर दे गेट सैलरी हाइक्स ऑफ 20, 25 एंड 20%। तो पहले साल में 20% सैलरी बढ़ी रिस्पेक्टिवली बोला है, तो 20% सैलरी बढ़ेगी सीता की, 25% सैलरी बढ़ेगी गीता की, और मीता की बढ़ रही है 20% सैलरी फर्स्ट ईयर के एंड में, इन द फर्स्ट ईयर। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इनकी सैलरीज क्या क्या हो जाएंगी, देखो भाई, ये 20% बढ़ाओगे, इसका 20% यानी 1/5 बढ़ाओगे तो x बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 6x। इसका बढ़ाओगे 25%, 25% होता है 1/4, तो 1/4 ऑफ 6x कितना हो जाएगा, 1.5x बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 7.5x। और ये बढ़ेगा 20%, 20% यानी 1.2x मल्टीप्लाई, 1.2 मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 1.2 हो जाएगा 8.4x। ठीक है ना। तो ये हो गए इनकी सैलरीज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फिर आगे क्या बोला हुआ है, द सैलरी ऑफ गीता बिकम्स नहीं इन द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में भी कुछ इंक्रीज हो रहा है। इन द सेकेंड ईयर सीता एंड मीता गेट सैलरी, सीता एंड मीता गेट सैलरी हाइक्स ऑफ 40 एंड 25%। तो ये 40% बढ़ेगा और ये 25% बढ़ेगा। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर की सैलरीज आ जाएंगी ऐसे हमारे पास। एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगी, चलो देखते हैं। ये 40% बढ़ा, 40% यानी 6x इंटू 1.4 हो जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 8.4x। यही होगा ना, हाँ। ये 25% बढ़ेगा, 25% मतलब कितना, 1/4, तो इसका 1/4 हो जाएगा 2.1, तो 2.1 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 10.5x। ठीक है। और क्या बोला हुआ है, द सैलरी ऑफ गीता नाउ बिकम्स इक्वल टू मीन सैलरी ऑफ द 3 फ्रेंड्स। तीनों का मीन जो है वो गीता की सैलरी थर्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बन जाएगी। तो भाई सीता की सैलरी है 8.4x सीता की सैलरी है, मीता की सैलरी है 10.5x, गीता की सैलरी कुछ होगी मान लो g, और इन तीनों का जो मीन होगा वो होगी गीता की सैलरी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3g इज इक्वल टू 8.4 प्लस 10.5 विच इज 18.9x प्लस गीता की सैलरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2g इज इक्वल टू 18.9x, तो g हो जाएगा 18.9x बाय 2 विच इज 9.45x। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर गीता की सैलरी कितना हो गई, 9.45x हो गई एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है द सैलरी हाइक ऑफ गीता इन सेकेंड ईयर इज हाउ मच। तो परसेंटेज चेंज जो है ना, परसेंटेज में आंसर करना है। 7.5x से 9.45x हुआ, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। सिंपल सी बात है। तो परसेंटेज चेंज इन गीता सैलरी इज 7.5x से 9.45x हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ, 1.9x का, एग्जैक्टली 2x का तो हुआ नहीं, 1.9x का, 1.95x का, 1.95x का इंक्रीज है ऑन अ बेस ऑफ 7.5x, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसको अलग से कर लेते हैं। 1.95x का इंक्रीज है ऑन अ बेस ऑफ 7.5x इंटू 100%। x कैंसल्स आउट, ये 100 मल्टीप्लाई होगा, 195 अपॉन 7.5, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1950 अपॉन 75। 25 से ये जाएगा 3 टाइम्स, 25 से ये जाएगा 25 7 175 होता, बचेगा 200, और ये जाएगा 8 टाइम्स। 78/3 इज 2 टाइम्स, 26 टाइम्स। तो कितना हो गया, 26%। द इंक्रीज इन सैलरी ऑफ गीता इन सेकेंड ईयर इज 26%। ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। क्या आंसर आ गया आपका, ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर हियर। ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा कैट 23 स्लॉट 1 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कैट 24 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है ये स्लॉट 2 का।
तो अब ये तो क्वेश्चन वही हो गया जो अपना 23 स्लॉट 3 में आया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट ही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या है, इन सितंबर द इनकम्स ऑफ कमल, अमल एंड विमल आर इन द रेशो ऑफ 865, ठीक है। सितंबर में कमल, विमल, अमल की इनकम्स का ये रेशो दिया है, देखते हैं आगे। They rent a house together and Kamal pays 15%, Amal pays 12% and Vimal pays 18% of their respective incomes to cover the total house rent. Okay, तो एक काम करते हैं, इनकी जो इनकम्स है उनको किस तरीके से मान लें, हम मान लेते हैं 800x, 600x और 500x, ये इनकी इनकम्स है। अब हो क्या रहा है, रेंट में जो है, रेंट में कितना दिया हुआ है, कमल पेज 15% ऑफ हिज इनकम एज रेंट, तो 15% ऑफ 800x ये हो जाएगा 120x, ठीक है, 80 + 40। 12% विमल पे कर रहा है, तो 12% ऑफ 600x हो जाएगा 72x एंड 18% पे कर रहा है अमल, तो 18% ऑफ 500 ये हो जाएगा कितना, 100 में 10 कम कर दो 90x। ये रेंट जा रहा है ऑफ देयर इनकम्स इन सितंबर, ठीक है। इन अक्टूबर द हाउस रेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो टोटल हाउस रेंट कितना है, 120 + 90 210 + 72 282x। अब हो क्या रहा है, अक्टूबर में हाउस रेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो हाउस रेंट की अगर मैं बात करूं तो टोटल हाउस रेंट कितना है 282x, ये तो होगा टोटल हाउस रेंट, ठीक है। बट देयर इनकम जो है, देयर इनकम्स इंक्रीज बाय 10, 12 एंड 15%, तो इसकी इनकम के की इनकम 10% बढ़ जाएगी, 880k हो जाएगी, और x ये बढ़ेगी 12%, तो ये हो जाएगी 672x, और 500 15% बढ़ेगा 75, 575x ये हो जाएगा। सो इन अक्टूबर द परसेंटेज ऑफ देयर टोटल इनकम दैट विल बी पेड एज हाउस रेंट इज नियरेस्ट टू व्हाट, तो टोटल इनकम इनकी निकाल लेते हैं, कितना होगी, 80 + 72 152 + 75 इज 227, तो 27x ये हो जाएगा, 2 इधर आएगा, 8 2 10, 10 + 11 21, 2127x is their total income, out of which 282x is paid as house rent. So therefore percentage of their income paid for rent will be 282x by 2127x into 100%, correct? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13.25 सम परसेंट, तो 13.26% अप्रॉक्सीमेटली, विच इज योर आंसर डी। ऑप्शन डी जो है 13.26%, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर एज सच बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बट नंबर्स आप सही अज्यूम कर लो। आप सिर्फ 8x, 6x और 5x करोगे तो डेसिमल में वैल्यूज आएंगी, वहाँ कैलकुलेट करने में हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो, तो बेटर है कि आप 800x, 600x और 500x मान के कैलकुलेशंस करो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑल प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ परसेंटेजेस। ऑल द बेस्ट।